Welcome back. As we get into Unlock 5, and perhaps in a couple of months, we look at schools reopening, it's extremely important that they reopen with complete safety. The Reckitt Benckiser curriculum focuses on hygiene and sanitation. Religious leaders also play a very important role in sending out the right message about encouraging correct health and hygiene practices. Joining me now, we have Ravi Bhatnagar, who is still with us. He's Director External Affairs and Partnerships, RB. We have Dr. Imam Umair Ahmed Ilyasi. He's the Chief Imam, All India Imam Organization. Swami Chidanand Saraswati, President and Spiritual Head of the Parmat Niketan Ashram. Manjinder Singh Sirsa, he is the President of the Delhi Sikh Gurudwara Management Committee. We have Bishop Alwyn De Silva, in charge Justice and Peace Commission for the Archdiocese of Bombay. First of all, let's start, with our colleague in Sharad Sharma, who's in Rishikesh, where, there's this Gurukul, where they're setting it up, when the schools reopen, how are they really preparing it post-COVID? Sharad, over to you. मैं परमार्थ निकेतन में हूं, जो कि ऋषिकेश में गंगा किनारे बना हुआ करीब 80 साल पुराना आश्रम है। और अभी तक हम बात कर रहे हैं कि बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे जब अनलॉक 5 आएगा, और 15 अक्टूबर के बाद से राज्य सरकारों को कह दिया गया है कि आप अपना फैसला ले सकते हैं ग्रेडेड मैनर में स्कूल खोलने के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जो गुरुकुल है, यहाँ तो ये गुरुकुल तो कभी बंद होता ही नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर ऋषि कुमार होते हैं, जो बच्चे यहाँ पर छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं, वो लगातार यहाँ पर रहे हैं। तो अभी आप देखिए कि यहाँ पर ये जो ऋषि कुमार हैं, इनको स्वामी जी और साध्वी जी जो हैं वो यहाँ पर शिक्षा दे रही हैं। एक अहम बात ये देखिए, सभी ने यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, देह से दूरी बनाई हुई है, जबकि इनको ये कह सकते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गुरुकुल में रहते हैं और गुरुकुल जो होता है वो असल में इनका घर होता है। तो घर के अंदर हम लोग एक दूसरे से दूरी बना के नहीं रखते हैं, लेकिन यहाँ पर दूरी भी बनाई गई है। खुद आप स्वामी जी को, साध्वी जी को देखिए कि इन्होंने मास्क लगाया हुआ है, और सभी जो ऋषि कुमार हैं सब ने मास्क लगाया हुआ है, दूरी बनाई हुई है। तो ये कहा जाए, यहाँ से खुद तो ये इसको मेंटेन कर ही रहे हैं कि किस तरह से दूरी बनाई जाए और कोरोना काल में किस तरह से सुरक्षा बरती जाए। लेकिन जो अब स्कूल खुलेंगे उनके लिए भी यहाँ पर जो है एक तरह से आदर्श स्थापित किया जा रहा है कि अगर स्कूल खोलें तो ये सब होना चाहिए। मैं आपको एंट्री गेट पे दिखाऊं कि बाहरी लोगों का अभी प्रवेश जो है आश्रम के अंदर प्रवेश वर्जित है, लेकिन यहाँ पर अब इंतजाम कर दिया गया। जैसे कि हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं या बड़े सरकारी दफ्तर होते हैं, थर्मल गन्स हैं, जो ऋषि कुमार थोड़ी बाहर चले जाते हैं और अंदर आते हैं तो उनको भी जो है यहाँ पर थर्मल गन से उनकी स्कैनिंग होती है। और जो सैनिटाइज़र है, सबको सैनिटाइज़र, टचलेस सैनिटाइज़र की यहाँ पे व्यवस्था कर दी गई है। तो ये सब यहाँ चल रहा है। और एक सबसे अहम बात जो बतानी भी ज़रूरी है, जो हम शायद अब भूल चुके हैं, वो ये है कि ये देखिए यहाँ पर इस आश्रम के अंदर बायोडाइजेस्टर टॉयलेट बना दिए गए हैं, खूब सारे बायोडाइजेस्टर टॉयलेट बनाए गए हैं। और जो सबसे अहम बात इस आश्रम में है वो ये है इस टॉयलेट की कि सारा कुछ ही यहाँ पर जो है वो टचलेस है, यानी कि आपको साबुन लेने के लिए हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, साबुन लेने के लिए हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, पानी लेने के लिए हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है, मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखिए, ये दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब मार्च के महीने में हमने कोरोना पर चर्चा करनी शुरू करी, कोरोना काल शुरू हुआ, तब हम बहुत बातें करते थे, हर कोई बात करता था कि 20 सेकंड हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब जो है शायद हम सब ये हाथ धोने वाली बात जो है ये भूल चुके हैं। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि कोरोना काल अभी भी चल रहा है और पहले से ज़्यादा जो स्थिति है वो हमारे देश में जो है वो बिगड़ रही है। डेली 70-80 हज़ार मामले हमारे सामने आ रहे हैं। तो पहले से ज़्यादा जो है एहतियात बरतने की ज़रूरत है। मेरे साथ दीपक शर्मा है जो कि आचार्य हैं। एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा, आपने बताया था कि बाहरी प्रवेश अभी वर्जित है, और बाहर से अगर कोई बाहर से नहीं आ रहा है तो फिर आपने इतने सारे इंतज़ाम किए क्यों हैं? ये इंतज़ाम इसलिए किए गए ताकि जब व्यक्ति अंदर आएगा, पूज्य स्वामी जी का ये है कि बच्चे पहले से अवेयर हो कैसे करना है, क्या करना, और जो व्यक्ति बाहर से अंदर आने वाला है उसको पता हो कि सैनिटाइज़र यूज़ में लेना है, आपको स्कैनिंग करानी है, आपको ग्लव्स पहनना है, आपको उसका प्रोटोकॉल्स का पूरा पालन करना है। अच्छा। ताकि एक मैसेज जा सके कि जो भी व्यक्ति अंदर आए वो पूरे से प्रिक्योर हो, उसको एक समझ हो वो, और वही चीज़ यहाँ से वो अपने घर में अप्लाई, जब अपने घर जाए तो उसको यूज टू हो, तो उसको करता रहे। ठीक है।
आने वाले समय के लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही स्ट्रिक्ट यहाँ पर रखा जाता है। इतना है कि मुझे भी डिस्काउंट नहीं दिया गया यहाँ पर, और मुझे भी ये फेस शील्ड, ये मास्क और ये शूज़ पर ये कवर जो है ये पहनाकर ही अंदर आने की इजाज़त मिल पाई है। जी, ये अगला प्रश्न मैं इमाम साहब से पूछना चाहूँगा। इमाम साहब, आपको क्या लगता है कि मदरसे के पाठ्यक्रम में साफ़ सफाई होना चाहिए? जितने भी बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, बच्चों को कम उम्र में ही सफाई का पाठ कितना अहम है और होना चाहिए कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं सबसे पहले बनेगा स्वच्छ इंडिया, स्वस्थ इंडिया, इस कैंपेन के लिए डिटॉल को, एनडीटीवी को मुबारकबाद दूंगा कि जिन्होंने लगातार पिछले कई सालों से इस कैंपेन को चलाया है और इस कैंपेन से बहुत बड़ा, तमाम पूरे मुल्क के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचा है। मैं समझता हूं कि कोविड-19 की जो महामारी इस समय फैली है, उसके मद्देनज़र हमने जिस तरह से आज भारत को, स्वस्थ भारत की जो हम कल्पना कर रहे हैं, हमें इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। आज हम सबसे पहले हम खुद बचें, दूसरों को बचाएं। हमने इस कैंपेन में मदरसों के अंदर जाकर जब इस मिशन को, इस काम को शुरू किया था, तो मदरसों के बच्चों को बड़ी हैरानी हुई थी, क्योंकि मदरसों में इस तरह का कोई कैंपेन नहीं चला था, ख़ास तौर पे स्कूलों में चलते थे। तो उससे एक बड़ा फायदा, बड़ा प्रभाव पहुंचा कि बच्चों के अंदर एक जागरूकता पैदा हुई। तो मैं समझता हूं कि अब हम अपने इस करिकुलम को डिजिटल करके स्मार्ट क्लासेस के ज़रिए से भारत के 7.5 लाख मदरसों तक अगर हम पहुंचाएंगे, तो मुझे लगता है कि इसका बहुत प्रभाव होगा और एक बच्चों को डिजिटल दुनिया से जुड़ने का मौका मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, इमाम उमर अहमद इलियासी हैं, चीफ इमाम ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि कह रहे हैं कि अब डिजिटल अब सब कुछ ही हो रहा है और क्लासरूम भी डिजिटल जा रही हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब चलिए आलोक पांडे के पास चलते हैं, जो कि लखनऊ में एक मदरसे पर हैं जिसने अभी ये हाइजीन करिकुलम अडॉप्ट कर लिया है। आलोक, जरा बताएंगे आप? एकदम जी एकदम मैं रैपिड फायर में बोलूंगा, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखा पाए हैं। मदरसा शेखुल आलम में है और डॉक्टर कोमल गोस्वामी मेरे साथ हैं जागरण पहल से। कोमल जी, ये बताइए ये क्या है? कैन यू जस्ट स्टार्ट बाय टेलिंग अस व्हाट दिस पर्टिकुलर पॉइंट? Absolutely, thank you so much. So today we are at a place where we impart education to our children, to the future of our nation, and to those whom we consider as change of agents in Detol Banega Swasth India program. So COVID-19 has hit us all hard, and some of the institutions that have been affected by it is the education system. Today we are here at Madrasa Sheikhul Alam, where we have tried to create a model madrasa, to create an enabling environment for our children when they come back to school, when the parents feel safe, where the parents feel safe for their children to send, for the teacher and staff have the necessary precautions, regulation and standards. Yeah. So what is this, ma'am? Absolutely. So this is the hygiene corner in our model madrasa, where we have kept all the essential elements of COVID-19 prevention, etc. We have very important products of Detol, such as Detol antiseptic liquid, Detol sanitizer, Detol hand wash, where we'll be demonstrating our children how to use them in a very effective way. We also have a soap bank. Soap bank will be distributed. The soap will be collected in this particular soap bank and will be distributed across the community who are in dire need of the help. Let's just take you that side also. आप उधर भी दिखाना चाहती थी, आप मेरे साथ आ जाइए. I'm just going to walk to this side and just try and show you this washing station here, ma'am. Can you just talk to us about this washing station also? So we have developed a specific designated hand washing area, maintaining social distancing norm. The entire area is 0%, has 0% contact, and is the entire soap dispensing machine and the sensitizer machine are all sensor based. We have hand washing steps properly designated over here to help our children to wash the hands properly. We also have not just the middle school, but even for the primary school children, we have this designated height adjustable hand washing area. I think we'll also look at the seating area for the children who come here. If you can just talk to us about what this is. As we enter into our model classroom,
You can see we have this designated foot operating Dettol vending machine, hand sanitizer machine, where we ensure that as soon as a child comes inside the model classroom, where we have kept the desk and everything according to social distancing norm. You can see that they have designated seating area. It is based on the social distancing norm. We have the sanitizers over here, kept over here, ensuring that the students sanitize their hand from time to time. Let's also end here, ma'am. This looks very interesting. So this was the starting point. हमें शुरू यहाँ से करना चाहिए था, लेकिन अंत यहाँ पे कर रहे हैं. ये क्या है बता दें. So this is the entry point. As soon as children or staff or teacher will enter the madrasa, we'll have a foot operating vending machine that will dispose sanitizer. We also have this health evaluation form that will record the vitals of the student. We have thermal screening. We'll be also providing students the mask over here. So this is the entire structure that we have made to make this madrasa better prepared for a post-COVID world where our children return back safely to the school. थैंक यू सो मच संकेत. तुम्हारे खौफ में जल्दी करना पड़ा, लेकिन तुमने देखा होगा कि कितना बढ़िया इंतजाम है यहाँ पे और कितने अच्छे से इन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है, सो दैट व्हेनेवर the children want to come back here, whenever the government allows it, they can come back with a sense of security, not only for themselves but also their parents. Absolutely. आलोक भाई, आप इतने खौफजदा मत होइए. हम कहाँ जाएंगे, आप हम वहाँ टीवी पे बदनाम कर रहे हैं. थैंक यू सो मच आलोक. सिरसा जी के पास अब जाते हैं. मनजिंदर सिंह सिरसा प्रेसिडेंट हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के. सिरसा साहब, सिखिज़म में इसकी एक बड़ी अहमियत होती है सेवा भाव की. ये बहुत जल्दी ही बच्चों को भी सिखा दिया जाता है कि सेवा की वैल्यू है. हमने एक कैंपेन भी की एनडीटीवी में जिसका नाम था दिल से सेवा. उसमें दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी उससे जुड़ी थी. मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बीच में से किसी और की आवाज आनी शुरू हो गई है. जी, अभी आई आपको मेरी आवाज? प्लीज ठीक करें, मेरी आवाज किसी और की आवाज आ रही बीच में से. आपको अब मेरी आवाज आ रही है सिरसा जी? आप मुझे सुन पा रहे हैं सिरसा जी? सर, मैं आपको सुन पा रहा हूं, लेकिन लगता है बीच में किसी और कोई आपका स्टाफ की आवाज बीच में से इको हो रही है. उसको ठीक, उसको अभी दिखवा देंगे. वो अब नहीं होगा संभवतः. मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सेवा भाव, ये सिख धर्म में हम देखते हैं कि गुरुद्वारे में लंगर हो, एक ये ऐसा जज्बात है जो कि बच्चों को बहुत जल्दी ही सिखाया जाता है. दिल से सेवा कैंपेन भी एनडीटीवी पर हुई थी, इसके बारे में हमने जिक्र किया. हाइजीन को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के यही सेवा का भाव लाना कितना जरूरी है सिरसा जी? देखिए, आज जिस मोड़ पर हम आ गए हैं, सबसे जरूरी आज यही भाव है. हमें तो गुरु साहिबान ने यहाँ तक समझाया और यहाँ तक कहा, सुच होवे ता सच पाइए. अगर परमात्मा को भी पाना है तो भी आपको सुच होना है, साफ होना है, स्वस्थ होना है. और आज जिस मोड़ पर हम हैं, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता करके हमारा जो शरीर के साथ साथ जो हमारी अपनी आत्मा की जो झंझोड़ कर हम देख रहे हैं, ये जो गंदगी है, ये सोच में बदलती जा रही है. अब देखिए, आज जो हो रहा है पर्यावरण के साथ, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा अहंकार, इंसान का अहंकार रूप जो गंदगी है, वो बहुत बड़ी हो गई है. उसका ये अहंकार है कि मैं 200 मंजिल बनाऊंगा, उसकी हाइट 200 मंजिल, उसका अहंकार है. मैं बहुत बड़ी सड़क बनाऊंगा, इतना एक्सप्रेस हाईवे होगा, उसका अहंकार है. मैं ऐसी गाड़ी बना दूंगा. ये जो अहंकार है, ये हमारी सृष्टि को खत्म करता जा रहा है. और हमें तो गुरु साहिबानों ने 500 साल पहले गुरु साहब ने कहा, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत. क्या कि जो हवा है वो आपका गुरु है, जो धरती है वो माँ है, जो पानी है वो आपके पिता है. सो अगर हम उनको उसी तरह सेवा करेंगे तो ही हम इस सृष्टि को बचा सकते हैं. और ये भावना स्कूल में जाते बच्चे से ही, जब वो शुरू होता है स्कूल में और जब उससे सुबह प्रार्थना कराई जाती है, उसके अंदर ये भावना उसी दिन से ही की जाती है. यही कारण है, जब भी आप किसी को देखोगे जो सिख इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ा है या जो सिख है खुद, उसके अंदर दो भावनाएं, क्योंकि हमारे स्कूल के अंदर बहुत सारे मुस्लिम बच्चे भी हैं, हिंदू भी हैं. हम एक एक्चुअल सेकुलर लोग हैं. हम लोग तो सिर्फ कहने को सेकुलर होते हैं, बट वी आर प्रैक्टिसिंग सेकुलर. हमारे स्कूल्स के अंदर मुस्लिम बच्चे ऐसी हैं जो जपजी साहब का पाठ कंठ कर रखा है जिन लोगों ने. इसलिए मैंने ये कहा कि जो भी जुड़ा हुआ है उसकी सोच के अंदर ये अंतर आ जाता है.
सेवा का भी, भावना का भी, और स्वच्छ रहना तो सबसे बड़ी बात है। इस पर्यावरण को बचाना सबसे बड़ी बात है। आप यह भी सुनकर हैरान होंगे, देश के अंदर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी अकेला ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसने ये तय किया है कि अगर हमारे 4 यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, अगर हमारे यहाँ पे आपको पढ़ना है, मेरिट से एडमिशन होगी 97% मार्क्स वाले की, पर हर बच्चे को 10 पेड़ लगाने होंगे। इस पर्यावरण को बचाने के लिए उनको आगे आना होगा, और आज हम सब के लिए जरूरी है इस पर्यावरण को बचाना, चाहे आप एनडीटीवी हो, चाहे हम इंडिविजुअल तौर पर हो, चाहे इंस्टीट्यूशन के तौर पर हो। I am not. जी, बहुत अच्छी बात कही आपने मनजिंदर सिंह जी। पेड़ों की बात पता नहीं शायद आप लोग जानते हैं कि नहीं, सिख धर्म में हर गुरुद्वारे में आपको एक पेड़ मिलेगा। हाँ, तब से ये चला आ रहा है, ये प्रथा चली आ रही है। मैं सही कह रहा हूँ मनजिंदर जी? जी जी बिल्कुल जी। गुरु साहिबानों ने खुद बाग बनाए, और अगर फूल भी टूट भी गया गलती से तो उसका भी उनको जिंदगी भर मलाल रहा कि एक फूल की पत्ती भी क्यों टूट गई, क्योंकि पर्यावरण के सब कुछ है वो हमारे। जब हमने उनको माता पिता ही मान लिया तो फिर इससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं, गुरु ही मान लिया तो फिर क्या रह गया। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जज्बा आज मैंने जो पहले कहा, मैं माफ करना एक बार फिर कहना चाहता हूं, अहंकार रूपी जो हमारी ये गंदगी है ना, ये जो पोल्यूशन हमारे अंदर है ना, इसको हमें त्यागना होगा। ये पोल्यूशन हमें बहुत दूर लिए जा रहा है। चाहे किसी का अहंकार ये है कि मैंने सब कुछ अपने कब्जे में कर लेना है, ये सारा सिस्टम मेरा ही होगा, इस पे मेरा कब्जा होने वाला है। जो एक्सक्लूसिव चीजें हैं, एक्सक्लूसिवनेस आती जा रही है ना, वो हम सबके लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन गई। और ये गुरु नानक देव साहब महाराज ने 500 साल पहले प्रेडिक्ट कर ली थी। इसलिए तब उन्होंने कहा था कि किर्त करो, नाम जपो ते वंड के शिको। किर्त करके खाना है और फिर उस परमात्मा का शुक्राना करना है, और जो तुम्हारे पास है उसको बांट के खाना है। इससे आदमी के अंदर एक हम्बलनेस आती है। आप देखिए, किसी गुरुद्वारे में आप चले जाइए, कहीं भी, मैं अपने ड्राइवर के साथ बैठकर खाना खाता हूं, मेरे स्टाफ के लोग मेरे साथ होते हैं, हम एक ही कतार में बैठ के खाते हैं। हमें इस बात की कभी मन में ऐसा मलाल आया ही नहीं कि ये मेरे से बड़ा है या मैं छोटा है। हम वहां जाके उनके जूते साफ करते हैं, हमें तो पता नहीं जूता साफ करने वाला किसका जूता होगा, वो ड्राइवर का हो सकता है, हमारे ही किसी कर्मचारी का हो सकता है, पर हमारे मन में तो ये भावना नहीं है। ये जो मैं फिर से कहना चाहता हूं, अहंकार रूपी जो हमारी भावना है ना, ये सारी चीजों को अगर आप, इन चीजों का अगर आप स्टडी करेंगे तो हर जगह पे अहंकार इंसान का, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करने जा रहा हूं, और मैं इससे बड़ा करने जा रहा हूं, और इसने इससे बड़ा किया, मैं अब उससे भी बड़ा करने जा रहा हूं, ये जो चीज है, यही आज हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। सेवा भाव तो आपने देखा होगा। वेरी ट्रू सर। और जब माइग्रेंट वर्कर्स जो थे, जब जा रहे थे अपने अपनी जगह, तो जितने भी सिख जो ड्राइवर्स थे, जो ट्रक्स वगैरह इंटरस्टेट ट्रक्स चलाते हैं, वो इन सबको अपनी अपनी गाड़ी में लाद के बोल रहे थे, भैया तुमको कहाँ जाना, चलो हम छोड़ देते। बिल्कुल बिल्कुल। तो वेरी अनयूजुअल, इट वाज शोन ऑन द टेलीविजन एंड एवरीबॉडी सॉ इट। बिल्कुल। डॉक्टर रॉय वांटेड टू कम इन। जी, यस yes, डॉक्टर। No, I did want to say that I was really moved by your genuine practical secularism, equality. It's very true about Sikhism. That's why I'm a Sardar also. We've got also Dr. Roy? The Dr. bishop. Roy? Oh, yes. Sorry. Yes. Dr. Roy, I must tell you that we are also running a hospitals, we are running a chain of dispensaries, we are running the diagnosis centers, but these are not for Sikhs. We got the cheapest medicine store here in Delhi. We've soon going to set up a cheapest diagnosis center, which includes the MRI, and you will be shocked and surprised to know that we are going to charge ₹50 for MRI, which will be not the cheapest in this nation, but I must say across the world. And it is not exclusive for Sikhs. It is for Hindu, Sikh, Musliman. It is for everybody. So we do not believe in communalism. We practice secularism, and we see that everybody should practice this secularism. This is why Amitabh and I are Sardars actually. I'm a genuine half Sardar, and Pranay, you have a long way to go. Yes. It's the acha chalo hun. Yes. Hun, I'll be there. Okay. Pranay, you wanted to Just say wanted something? to bring in Bishop. Yeah, I just wanted to bring in Bishop Alwyn De Silva from Bombay.
and talk about also again education, because you are so involved in that, and I know that you teach hygiene and subjects around that at a very early age, and that is the secret, right? Start early, isn't it? Yeah, first of all, I would like to thank the organizers for inviting us to share. I would like to start with Pope Francis. You know, he has given us a mandate, actually the whole church, you know, to reach out to the poor, to reach out to the marginalized, to reach out to those who are suffering. And so the church, I think right from the beginning of the pandemic, when everything was closed and we knew that nothing would open fast, we began to have sort of webinars for the youth, for children, for parents, and we taught them about hygiene. We taught them how to wear masks and to wash their hands and to keep safe distance, because we realized that the vaccine will not come soon. And in a way, we'll have to live with this pandemic. And therefore, we would have to take measures where we would not, be contaminated by this virus. So in our schools especially, and also in our churches, of course, I'm from Maharashtra, and we are locked down till 31st of October, and we don't see that the schools and the churches will be open. But we have already tried preparing ourselves. Now, of course, we cannot say when we are going to start, and so it is very difficult to really put into action whatever we have prepared. But I think the important point that the church and also our bishop, who is the head of the Archdiocese of Bombay, we have been planning, and he has been giving us various talks as to how to sort of behave when the churches and schools are open. He has already given us guidelines, but unfortunately in Maharashtra, as you know, since the COVID cases are high, we are not able to put into practice all that he has told us and all that he has warned us about. Teaching, just like the Sikhs, you will teach anybody, poor, rich, any religion, any caste. You will teach children all that's needed to be known about this pandemic and about hygiene, regardless of their background. Am I right? Yeah, as you know, in our schools, though we have our church institutions, our church schools, the majority of other faith. So they are Hindus, they are Muslims, they are Jains, they are Sikhs, and a few of them are Christians. So we reach out to all types of people, and it is not restricted only to the Christians, because as you know that if we speak only to the Christians, the world is becoming now one. And we can't say, no, we can speak only to Christians or we can speak only to this religion. All of us have to respect the other person. All of us have to be aware that by my action, I may spread this virus. So I think it's important that we become one community so that we take care of each other. It's not only that I take care of myself, but if I have to take care of myself because of the other person, and the other person has to take care because of me. So I think the world is becoming one community, and hopefully our country also will become one community. Anjali, I'm taking hers. So Ravi, we've been talking about, the Global Interfaith Alliance. Hygiene curriculum is something you'll have been doing for over 4 years now. You all started this curriculum in 2,500 schools, and today there are more than 6.5 lakh schools that have reached out to 13 million students. So tell us, how did you all manage this? What is the impact that you've seen on ground? A very interesting question, Ambika. I would like to thank NDTV again for this, because when we started in the first year, we started with very baby steps, like 2,500 schools.
So there was a big challenge, like India is so big, you know, there are 1.5 million plus schools which are there in India. How to reach out to them? And powerhouse, big idea came from you, sir, where you started, you know, Swachhta Ki Pathshala, and you did that video shoot in a school. We used that video shoot, we reached out to the schools, we reached out to the state governments. We told them, like, you know, our curriculum is not just limited to hand washing, it is much, much beyond that. So then we created the age appropriate, you know, materials, and we cover the topics like hygiene at home, hygiene in neighborhood, personal hygiene, hygiene during illness. So in today's time, you know, when I look back, when I reflect back, we were way ahead of the time. And we created this whole, you know, concept of, you know, hygiene during illness. So this influenza, you know, and, you know, what to do while sneezing, you know, using your elbow and all that. Yeah. So it's all a part of the curriculum. We also got motivated with when I, you know, first traveled to Blind People Association in Ahmedabad, where I met, I was given a one-day experience of living with the kids who can't see. So I was also blindfolded for the day. And I was asking questions like, you know, if I am a kid like who can't see, so how will be my needs getting catered? Yeah. So I worked very closely with Gaurav, who is our SVP, and he motivated us, and he said, like, you must have, you know, a curriculum which is very comprehensive in nature. Make it something where, you know, there are various kind of challenges kids actually face. Yeah. Audio challenges are there, video challenges are there. So we created the curriculum in Braille, we made the audio books and many other things which we did experimentation with. And then slowly, like, you know, governments also came forward, and, you know, the curriculum is now there in around 12 states in India, 6.5 million schools. We got a lot of confidence from Imam Sahab also. So the curriculum is there in now 5.5 lakh madrasas in India. When I talk about the languages, so it's in 18 languages right now. And we are actually also making it translate to the local tribal dialects, like Pavadi is there, like Bhil is there. We are trying to convert it into those languages so that Ashwajit Singh actually was talking about the behavioral nudges. So the local communication should be there, which is culturally adaptive, and it should not be a top-down thing. Correct. So a lot of research and investments are done on the ethnography to understand the tribal cultural practices, so that when we write the curriculum, it needs to be done a bit differently, so that the language, the dialect, the culture, the subculture, everything is representational, and not just which comes from, you know, from the top or something. Yeah. Yeah, I just wanted to also thank Swami Chidanand Saraswati for joining us. Swami Chidanand Saraswati is one of the kindest, soft-hearted, warmest human beings I have met, and is doing wonderful work, cleaning the Ganges, so all kinds of areas. At a time like this, Swamiji, it's important that everybody comes together. We're constantly saying that we cannot fight this huge battle as a divided society. So all religions must come together, and I know that you believe that anyway. And when we come together now, I hope we remember that for after, once we won the battle as well, when we all stay together. Is that right? I definitely believe in this. And to me, togetherness is the key in the 21st century. And especially today, when we are facing this COVID-19 problem, I think we are the solution. If we are all together, solution is there. And that's why I can see what you are doing is amazing. And look at Amitabh Ji also giving his time, his talent, and his tenacity. तो यही तो चाहिए आज. और मुझे तो लगता है कि सबसे पहले लोगों को समझना होगा कि पहला सुख निरोगी काया, क्योंकि तन स्वस्थ तो मन मस्त. तो बॉडी, माइंड और सोल जब तीनों का अलाइनमेंट होगा ना, तभी ये हेल्थ मंत्रा बन जाएगा. और ये मंत्रा अब जब बॉडी, माइंड एंड सोल में हम लोग टुगेदरनेस ला रहे हैं, अलाइनमेंट ला रहे हैं, तो धर्मों में, लोगों में सबको साथ लाना तो और भी ज्यादा जरूरी है. अगर हम इन सबको साथ ले आएंगे, बॉडी, माइंड एंड सोल को, तो हम स्वस्थ रहेंगे. अगर हम सभी धर्मों को साथ लेकर आएंगे
तो हमारा भारत स्वस्थ रहेगा, हमारा पूरा विश्व स्वस्थ रहेगा। इसलिए हमें इन बातों पर ध्यान देना होगा कि रियल हेल्थ बिगिंस विद नॉट ओनली क्लीन हैंड्स एंड क्लीन ग्राउंड्स, जो कि हमने स्वच्छ भारत अभियान और अब स्वस्थ भारत अभियान की शुरुआत की। मुझे लगता है कि यात्रा लंबी है कि लेकिन ये यात्रा डेटॉल और एनडीटीवी ने जो भूमिका निभाई है, ये मुझे लगता है कि बहुत काबिल तारीफ है। यही सच्चा CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड MSR, मीडिया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसमें भी इस सदी के जो महानायक है हमारे, आई लव दिस गाय, श्री अमिताभ बच्चन जी, आपकी जो भूमिका तो और भी लाजवाब है। मैंने खुद कई बार अपनी आंखों से वहीं बंबई में भी जब कार्यक्रम थे देखा है, 12 घंटे लगातार बस बीच बीच में पानी पीने। Pardon? He's smiling at your words. He is smiling at your words. I've never seen him smile so much. He is great. I love him. I really loved it. तो ये जो हमारे सदी के महान नायक है ना, मैं सोचता हूँ यही सच्चा HSR है, ह्यूमन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसलिए हेल्थ हो, हाइजीन हो, सैनिटेशन हो, और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट। हम लोगों ने क्या किया, लास्ट ईयर 2 लाख पेड़ लगाए और स्वच्छता का प्रोग्राम किया with almost 1000 madrasas and gurukul together. This year we had a plan for 1 million trees to go so many places to bring all the gurukuls and madrasas together, all the educational institutions together. But unfortunately, because of this COVID-19, we could not had it. We will do it next year, definitely, or maybe in the winter. तो मुझे ये लगता है कि आपने जो कहा कि मिलकर करने की बात है। स्वामी जी, जी, yeah, very true. Swami ji, I hope you are being careful because you know so many devotees around. A lot of spreading happens as a result of religious gathering without social distancing. So I hope you're inculcating that even if you carry on having these gatherings, there should be distancing and masks, etc. You will be amazed. Here in Gurukul, this is the first Gurukul. Every Gurukul Rishi Kumar, we call them Rishi Kumar, the child is being trained to become a trainer. They are the one who are going to, young trainers, going to train all those people, millions and million people who come here in Rishikesh. And from almost in our ashram, we receive 150 countries, people from all religions. So these are the trainers are going to train them, teach them and transform them. ये हमारे छोटे छोटे ऋषि कुमार खुद ट्रेन हो रहे हैं और ये पहला गुरुकुल है जो डेटॉल और अब एनडीटीवी के साथ साथ मिलकर पूरे देश में ही नहीं बल्कि जहां जहां इसकी नीड है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी इसका प्लान हम लोगों ने किया है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है. इट इज हैपनिंग एंड इट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज वी नीड दीज काइंड ऑफ एफर्ट्स. और ये जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं आज यही चाहिए. और ये टीवी मुझे लगता है केवल टीच ही नहीं करेगा, लोगों को ट्रांसफॉर्म भी करेगा. आज इसी की जरूरत है. बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी चिदानंद सरस्वती इन शब्दों के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Okay, now we have with us Shruti Hassan. She's joining us as a special anchor on Swasth Mantra. She's an actor, musician, and someone who's always been vocal about women's issues. Welcome, Ms. Hassan. We believe you've been involved in raising awareness around coronavirus and wearing masks. Your experience. Thank you so much for having me, and thank you for that introduction. Yeah, it's been quite challenging. The first half of it was me in isolation, and I think getting back into the world around people, and now I'm on a movie set as well. So I think safety precautions and, you know, everyone taking individual responsibility for the collective safety is really important. That's right. We also have Mr. Prem Singh Tamang also joining us. We'll be going across to him in just a short moment from now. Okay, he's with us, I'm being told, Chief Minister of Sikkim. Mr. Tamang, thank you so much. I want to ask you, Sikkim was very quick out of the gates in proactively countering the virus. Till May, you had no cases. Your lockdown began before the rest of India's
Tourists were kept out till September, but this must have come at a cost for the state. What is your biggest challenge at this point in Sikkim's safety versus Sikkim's recovery? हाँ, धन्यवाद एनडीटीवी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपका माध्यम से मैं आज सदी का महानायक जी पद्म विभूषण अमिताभ जी को मैं नमस्कार करना चाहता हूं आपके माध्यम से। और मैं यही बताना चाहता हूं कि मार्च से जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन का घोषणा किया उससे 3 महीना तक यहाँ पर कोई भी केस नहीं था हमारे स्टेट में। और उसके बाद जब रिटर्नी वापस हो गया अपना स्टेट में, तो उसी समय से हमारे स्टेट में भी अभी केसेस है। अभी तक 2999 केसेस है, एक्टिव कंफर्म केसेस, और रिकवरी रेट बहुत हाई है। रिकवरी अभी 2308 है रिकवरी रेट। सबसे चैलेंजिंग पॉइंट हमारा है, हमारा स्टेट एक टूरिज्म स्टेट है। हमारा टूरिज्म हमारा बैकबोन है। तो ये लॉकडाउन के कारण जो टूरिज्म सेक्टर में जो नुकसान हुआ है वो बहुत सा नुकसान हुआ। लेकिन एक आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इतना 6 महीना हो गया लॉकडाउन, और जितना भी लॉकडाउन हुआ मार्च से, लेकिन हम लोग ने हमारा जितना भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज था यहाँ पर, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज फैक्ट्री एक दिन भी बंद नहीं हुआ। टोटल जितना भी प्रोडक्शन होना था, मेडिसिन प्रोडक्शन करना था, जो भी ड्रग्स नेसेसरी ड्रग्स प्रोडक्शन था, उसको हम लोग एक दिन भी नहीं रोका। ये सबसे बड़ी बात है। और अभी हम लोग आस्ते आस्ते कोविड केसेस है अभी हर जगह में है, लेकिन इसके साथ ही हम जीने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग ने अभी 1 तारीख अक्टूबर कल से हम लोग ने पूरा खोल दिया। इंटर स्टेट मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और 10 तारीख से हम टूरिज्म को पूरा ओपन करेंगे और होटल बुकिंग शुरू हो गए यहाँ पर। मिस्टर तमांग, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस हमें बताने के लिए कि आपके राज्य में क्या हुआ। एंड नाउ लेट्स इंट्रोड्यूस, वी आर जॉइन्ड इन बाय समवन हु इज अ डॉक्टर एंड आल्सो द हेल्थ मिनिस्टर of this country, and that's a good thing to happen, especially in these COVID times. Dr. Harshvardhan is with us. Dr. Harshvardhan, October the 2nd, 2020 marks the 6th anniversary of the Swachh Bharat Abhiyan. How important or relevant is this today when we are in the middle of a pandemic that has assumed huge and massive proportions? To answer your question straight, I would say that the Swachh Bharat Abhiyan is of utmost relevance today, when the world is convulsing in the grip of a dangerous pandemic like COVID-19. In fact, the pandemic has given a fresh and renewed momentum to Mahatma Gandhiji's vision of a clean India. During the COVID times, we have learnt that cleanliness in the form of clean washed hands, respiratory hygiene and etiquettes, as well as clean and sanitized surroundings are the only protection we have. COVID has taught us one more extraordinary thing, which is that the planet and sustainable living demand collaboration. The biggest need of the hour today is to build a mass movement on safe hands, wearing masks, respiratory hygiene, and physical distancing. These are extraordinary times. I appeal to you all to come together and clean up India. Let us fulfill the dream of Bapuji. Only then can we contain this pandemic. That was for our producer who was shouting at me on the earpiece. But Dr. Harshvardhan, thank you very much. I just want to ask you another question. You recently kind of said that we're all worried about lockdown fatigue, COVID fatigue, and this complacency setting in, and people are just going a little wild. How does one control that at a time when actually there's still a lot of danger associated with the spread of this virus? We are seeing worldwide second spikes and a third spike.
So it's not over for a long while. How do we handle this complacency and lockdown fatigue? What I said was that there are diligent people who are following the government guidelines and wearing masks as well as following all prevention protocols. Despite this, the infection has spread because of a small section of people who move around carelessly without taking necessary precautions. I would call it prevention fatigue rather than complacency among people. We need innovative behavior change coupled with active engagement of people's groups. This is going to be the key for preventing any surge of infection in the future. हर्षवर्धन जी, मैं अमिताभ बच्चन सर, प्रणाम। एक आईसीएमआर एक्सपर्ट पैनल जो है वो काम कर रही है और एग्जामिन कर रही है कि री इन्फेक्शन जो होता है, फिर से बीमारी हो जाती है कोविड की, और इसके बारे में आप कुछ हमें बता सकें? कैन यू टेल अस समवट अबाउट द केसेस वेयर री इन्फेक्शन इज टेकिंग प्लेस? आई नो इट्स टेरिफाइंग, बट what can the medical community comment about this very worrying aspect? We are currently studying each and every aspect of COVID-19 that is emerging, including the reinfection cases. I will be able to share the details once we have a preliminary report from the ICMR expert panel, which was constituted to study this issue of reinfections. As of today, I can share that reinfections have been reported in limited numbers in India and do not appear to be a major public health problem. The important thing is that people who recover from COVID-19 must continue to wear face masks and follow the precaution protocol. I have mentioned about the irresponsible behavior of a small section of people who are careless and because of whom it is becoming difficult for us to contain the disease. We have all seen people in marketplaces and other public places moving around freely without wearing face covers. Some are wearing them improperly. Face covers are seen hanging below the chin. I consider this quite obnoxious. This behavior is not to be condoned at all. We are all affected by this behavior. So please start correcting and shaming those who do not wear face covers in public places. Good afternoon, sir. I know this has been a very unprecedented and challenging time for the medical community. But if you had a chance to do things differently, what would you and wouldn't you do? Come a long way since the first meeting that was held on January 8, 2020. Since then, it has been a never-ending exercise of having created hundreds of guidelines and advisories, mobilizing thousands of COVID warriors for contact tracing, becoming self-reliant with our domestically manufactured PPEs and ventilators, creating new quarantine centers and dedicating COVID health facilities across India. And now we are testing almost 15 lakh samples a day. It has been a long journey of 9 months. We have put our heart and soul in this battle against novel coronavirus. However, it will be difficult for me to say we have learnt that India needs a reboot in healthcare. We have to admit that the current pandemic has demonstrated the vulnerability of humankind to exigencies, recognizing that we have to strive to act with greater speed and predictability. The pandemic has made humanity acutely aware of the consequences of ignoring the strengthening and preparedness of our healthcare systems.
जी, डॉक्टर हर्षवर्धन, ये सब बताने के लिए और यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीप धनकर, महामहिम राज्यपाल पश्चिम बंगाल के भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनकर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप व्यक्तिगत रूप से कैसे इस चुनौती से निपट रहे हैं, क्योंकि आप भी शायद प्रभावित हों, आप गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के, आपसे लोग मिलने आते होंगे, कैसे निपट रहे हैं आप इससे? देखिए, कोविड ने दुनिया के सामने बहुत बड़ी चुनौती रखी है और हम सबको मजबूर कर दिया है। हमारी लाइफ स्टाइल बिल्कुल बदल गई है। कोविड की वजह से हर तरीके से हमारा जीवन एक तरीके से दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाने लगा है। इसमें कुछ लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें भी हो रही हैं। पहली बार लोगों को ध्यान में आ रहा है कि पहला सुख निरोगी काया, उसका क्या मतलब है। कोविड के दौरान एक चीज हमें समझ में आ गई कि कोविड सेक्युलर वायरस है, मैनकाइंड पर अटैक किया है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, पर बाकी लिविंग बींग्स को इसने इफेक्ट नहीं किया है। ये एक तरीके से प्रलय है। दिस कैन बी टेकन एज अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। This has shaken the entire humanity. This has jolted all of us. हमारी पूरी लाइफ, साइकोलॉजिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, वो पूरी तरह से इससे अफेक्टेड है। नाउ पीपल आर गेटिंग यूज्ड टू इट। कोविड में सबसे बड़ा सोल्जर, कोविड में सबसे बड़ा फाइटर वो इंडिविजुअल व्यक्ति है, जो खुद को बचाएगा, समाज को बचाएगा, प्रांत को बचाएगा। हमारे प्रांत में समस्याएं कुछ ज्यादा एक्यूट हैं। शुरू में बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई गई, उस वजह से हमें काफी नुकसान हुआ है। और एक जो बहुत भयानक सीन सामने आया, वी आर अनेबल टू कोप विद द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से कोलैप्स हो गया है। But now people are slightly getting into good shape. People are in a situation कि if they don't wear mask, they don't follow social distancing, they don't act as per protocol, they are in for severe consequences. कोविड का एक मैं थोड़ा पॉजिटिव सेंस भी देख रहा हूं। कोविड ने परिवार को नजदीक लाने की कोशिश की है। जिन लोगों के लिए, जिन परिजनों के लिए हमारे पास समय नहीं था, जिनसे हम चर्चा नहीं कर सकते थे, वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस कर्स हमें उनको समझने का मौका मिला है। हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया है। अब दुनिया में दो फेज होंगे, प्री कोविड और पोस्ट कोविड। जो लोग रैट रेस में थे, जो लोग मटेरियलिज्म में थे, जो लोग इमोटिव कंटेंट से दूर हो गए थे, जो लोग एक ही दृष्टि से देख रहे थे और सोसाइटल कंसेप्ट के अंदर गहराई से नहीं थे, उनके दृष्टिकोण को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब लोगों को भारत की संस्कृति का मूल सिद्धांत समझ में आने लगा है। अब उनके समझ में आने लगा है कि हमें समाज को बहुत कुछ देना भी पड़ेगा। हम समाज के ऋणी हैं। हम समाज को अंधाधुंध होकर एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। मैंने पश्चिम बंगाल में एक बहुत अच्छी बात देखी है, और वो ये है कि इस कठिन घड़ी में जब सामान्य व्यक्ति सफर कर रहा है, जो रोज कमाता है, उसको बहुत भारी दिखते हैं, उनके लिए हैंड होल्डिंग का कंसेप्ट चल रहा है। एनजीओ सामने आई हैं, लोग सामने आए हैं, सामर्थ्य अनुसार वो पूरा कार्य कर रहे हैं, और ये बहुत सराहनीय मानता हूं मैं। मान्यवर, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। इस दौरान आपसे बहुत सारी बातें सुनी। क्या चुनौतियां? प्रणाम मानायक, प्रणाम। जी, प्रणाम करता हूं आपको। बहुत सारी चुनौतियां का सामना किया होगा आपने और प्रांत ने, जैसे कि भोजन वगैरह जो है, खाने के पदार्थ जो है कैसे पहुंचाए जाएं लोगों को। जो वृद्ध हैं उनकी अलग समस्याएं होती होंगी,
जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, सड़क पे जो जानवर मिलते हैं, उनके बारे में क्या सोचा जा रहा था कि सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो आपके इस दौरान क्या थी? अमिताभ जी, पहले तो सिटी ऑफ जॉय से मैं आपका अभिवादन करता हूं, और मैं तो पहले से ही हॉट सीट में हूं। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल हॉट सीट के ऊपर है और उसको किसी प्रकार की कोई लाइफलाइन भी नहीं है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सबसे बड़ा संकट पश्चिम बंगाल में मैंने एक देखा है, जो व्यक्ति रोज कमाकर खाता है, जो व्यक्ति अपने काम से परिवार को चलाता है, कोविड ने उस पर दोहरी मार मारी है। और इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की वजह से यहां के लोगों को काफी संकट का सामना करना पड़ रहा है। राज्यपाल होने के नाते, पश्चिम बंगाल का प्रथम सेवक होने के नाते मैंने बड़ा प्रयास किया है कि मैं और मेरी मुख्यमंत्री ममता जी मिलकर इस समस्या का सामना करें। मैंने ममता जी से बड़ा अनुरोध किया है कि ममता जी, कोविड के दौरान तो कम से कम राज्यपाल को ममता दें, और मैं महानायक से अनुरोध करूंगा कि जब भी मेरे को ममता जी की ममता मिल जाए, आप कृपा करके तुरंत लॉक कर दीजिए, तुरंत लॉक कर दीजिए। इससे जनता का फायदा होगा, हमारे समाज का फायदा होगा। मैं ऐसा मानता हूं मान्यवर कि ममता जी इस कार्यक्रम को देख रही होंगी, बात मेरे सामने आई और पहले से ही ताला लगा दिया होगा आपकी बातों पर। हाँ, लेकिन देखिए ऐसा है, नहीं, ममता जी से मेरे महानायक जी बहुत अच्छे संबंध हैं। हाँ वही तो, क्योंकि मैं उनको देखिए ये मैं धनखड़ साहब, इसमें ये तो क्योंकि थोड़ा वन साइडेड हो जाएगा। अभी अगर ममता जी की तरफ से कोई प्रतिनिधित्व होता तब तो कुछ बात बनती, क्योंकि अपनी तरफ से वो कह रही है कि उनको केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा, राज्यपाल साहब सहयोग नहीं दे रहे। लेकिन आज ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है, वो मंच नहीं है जिसमें हम उन तकलीफों के बारे में बात करें। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा आखिर में, जल्दी से जी। हमारे पश्चिम बंगाल में एक क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट हैं, छवि तिवारी। उन्होंने कहा कि एक मूल मंत्र है, कोविड के दौरान हम सबको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, इट इज ओके इवन इफ इट इज नॉट ओके। इट इज ओके इवन इफ इट इज नॉट ओके, लेट अस गो इन दैट डायरेक्शन। वी हैव टू टेक इट इन अ मैनर दैट वी एक्ट इन टुगेदरनेस। बिल्कुल बिल्कुल।